कक्षा 6 से बीएससी तक की भौतिक विज्ञान, गणित और विविध प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु रीजनिंग एवं गणित की कक्षाएं निःशुल्क प्राप्त करें। इन कक्षाएं निःशुल्क वीडियो देखें और पढ़ें अर्जुन स्टडी चैनल के द्वारा। कर्म करे किस्मत बने, जीवन का यह मर्म, प्राणी तेरे हाथ में, तेरा अपना कर्म, तेरा अपना। प्यारे बच्चों, मैग्नेटिज्म माने फिजिक्स की एक प्रकार की जो है ये अलग शाखा ही है और इसके बारे में हम लोगों को डिटेल में पढ़ना है। और जैसा कि आप जान रहे हो, आज से पहली क्लास है तो थोड़ा थ्योरी वाला टॉपिक कुछ ज़्यादा ही रहेगा। ठीक है। चैप्टर का नाम है गतिमान आवेश तथा चुंबकीय क्षेत्र। प्यारे साथियों, यहीं से चुंबक का टॉपिक स्टार्ट होगा। तो हम लोगों को जानना जरूरी है समृद्धि जी, चुंबक क्या होते हैं। ऐसा है बच्चों, जिस देश में जिस चीज़ की पैदावार या उत्पत्ति या प्राप्ति ज़्यादा होती है, उस देश में उससे बने सामान, घर, मकान, किचन, रसोई हर जगह दिखते हैं। जैसे आप जो है सुषमा जी ये देखते हैं कि अगर जो है भारत कृषि प्रधान देश है तो निश्चित तौर पे भारत में वन संपदा, पेड़ पौधे, ये सब की मात्रा ज़्यादा है। और जब पेड़ पौधे, वन संपदा ये सब जो है भारत में अधिकतम संख्या में है, ज़्यादा है, तो आपके दैनिक जीवन में इनसे बने पदार्थों का प्रयोग ज़्यादा होता है। हम लोग लकड़ी या पेड़ पौधों से बनी चीज़ों का उपयोग हर जगह ही करते हैं। आप जो है बेडरूम में ले लो या किचन में ले लो या पढ़ाई वाली कमरे में ले लो, हर जगह लकड़ी की बेंच है, मेज है, कुर्सी है, सोफ़ा है। यहाँ तक कि सुहाना बता रही है कि रोटी बेलने वाला बेलन भी लकड़ी का है, जिस पर रख कर रोटी बेली जाए वह भी जो है लकड़ी का। माने जो है लकड़ी से बने सामग्री का प्रयोग किचन और आपके जो है ड्राइंग रूम, बेडरूम, हर जगह इसका इस्तेमाल होता है। देवेश बता रहे हैं सर ये सब तो ठीक है, इस्तेमाल लकड़ी के पदार्थों का हर जगह होता है। पुराने समय में हम लोग लकड़ी के चप्पल भी बना के पहनते थे, तो ये भी जो है सच है। खड़ा उड़ाऊ का प्रयोग होता था, तो लकड़ी का इस्तेमाल जो है चप्पल के रूप में भी होता था। तो ऐसे ही जैसे जो है स्पार्टा, ट्राई, एथेंस, रोम, मैग्नीशिया, क्या क्या नाम बता दिए हम? स्पार्टा, ट्राई, एथेंस, रोम, मैग्नीशिया। तो निधि शुक्ला जी ये सब जो कंट्रीज हैं लौह प्रधान देश हैं, माने इन सभी स्थानों पर लोहे का जो है प्राप्ति अधिकतम मात्रा में होती है। तो यहाँ के लोग लोहे से बनी सामग्री का अपने जीवन काल में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि जो है हंसते हुए समझ गई समृद्धि जी कि वहाँ की महिलाएं लोहे के आभूषणों का प्रयोग, ठीक है, और लोहे के सामग्री के साथ साथ आप लोगों ने बचपन में सुना होगा कहानियों में जो है, तो लोहे के कपड़े भी लोग पहनते थे। जैसे मैराथन दौड़ होता था, देखो समृद्धि पकड़ में आ गया, पैर में लोहे के जूते पहन के दौड़ते थे। अरे जाने दो, ढाल तलवार में लोहे के जो है वस्त्र पहनते थे, तलवार वलवार रोकेंगे हाथ होते। तो माने लोहे से बनी सामग्री, लोहे से बने पदार्थों का बड़ा इस्तेमाल इन देशों में होता था। एक छोटी सी कथा बताना चाहते हैं, कथा नहीं कहानी, क्योंकि कथा तो बहुत बड़ी हो जाती है। एक छोटी सी कहानी है मैग्नीशिया देश की। किस देश की? मैग्नीशिया देश की एक छोटी सी कहानी है। हुआ क्या कि जैसा कि आप जानते हो कि बहुत समय पहले लोगों में एक प्रजाति या एक तरह के लोग होते थे जो हर घर के जो है जानवरों वगैरह को चराने का, बहलाने का काम करते थे। किसी के घर की भेड़ बकरी या जो है और गाय भैंस वगैरह ले जाते थे। सुबह सुबह सबके घर से जानवर खोल लेते थे, इकट्ठा 50, 60, 100 जानवर हो जाते थे, तो लेके चले जाते थे कहूँ नदी के किनारे
जहाँ जंगल उंगल रहा है छोड़ दें अपन वो सब चरत रहे और सेतुआ किसान जब ले रहे सभी अपन बैठ के खाएं और नहीं वहीं ऐसे 10-12 ठी रहें। कुछ जने दूसरे कहते जानवर लेके आ रहे हैं, कुछ जने दूसरे कहते कि आपस में बैठ के चिल्होड़ कबड्डी जौन जौन खेल से हुए खेले होले और बाद ठंडू भाजिया खाए हुए और फिर 1-2 घंटा कहूँ डेरा साफ सूफ जगह अगर अच्छा बिछा के 1-2 घंटा मारा है फिर संध्या की जौन है उठे तो फिर हेरे के जानवर इधर उधर जाए नारे फोरे से ऊँचे ऊँचे टीला उला चढ़ के बटोरे और फिर ले जा सबके घरे खड़ा कर दे बांध दे। अब अल्ले में उनका दाल चावल अनाज गेहूँ जिक्र जौन भरा है वह दे दे उठाए कम से का खाना जीवन यापन होता रहा है। तो ऐसे ही कार्यक्रम चल रहा था और इन्हीं कार्यक्रमों के दौरान मैग्नीशिया देश में बहुत समय पहले की बात बता रहे हैं, कल्पना है आप सुनिए कि ऐसे ही कोई रोली जी कोई इसी प्रकार का जो है एक चरवाहा था जो घर के सबको जानवरों को चराने ले जाया करता था। मान लो बेला देवी किनारे छोड़ दे और वहीं जो है जंगल संगल रहा ना अपन सब चरत छोतत रहे। तो वैसे ही किसी समय एक जो है चरवाहा सारे जानवरों को छोड़ दिया इधर उधर चरने के लिए और खाया पिया और जब दोपहर हुई तो ढूंढा इधर उधर कहूँ जो है जगह बढ़िया दिखाए तो का एक पेड़ के नीचे जो है थोड़ा ऊंचा टीला टाइप के दिखान करिया टीला उनको घास फूस कर कूदो जामा रहन तो उसका सब उठार के साफ हो करके झाड़ झूर के बेड बना ले दो का बस आज के बेड हो गए बूढ़े तरह अंगौछा लगाए ना अपन बढ़ गया लंबा लंबा हो गया। तो वो एक जैसे आप जो है विक्रमादित्य वाली कहानी पढ़े हो कि टीला उला बैठ कर जो है न्याय करता था एक छोटा लड़का चरवाहे का। तो वैसे ही यहाँ चरवाहे हर जगह है। एक जान ला चरवाहा वाली जाति सेफार्ड विदेशी जाति है, अंतर्राष्ट्रीय जाति है। किसी और जाति का वर्णन बताओ कौन और जाति अंग्रेजी हो तो इतना है। सेफार्ड माने पाल, जो पाल लोग होते हैं ये अंतर्राष्ट्रीय जाति होती है हर देश में और कोई जाति हर देश में नहीं है। तो अनंत का पाल समझे रहे। तो जैसा कि बता रहे थे ध्यान नहीं अंतर्राष्ट्रीय जाति है। आप बताओ सेफर्ड बढ़े हो ना, सेफर्ड माने पाल होता है, किसी और जाति की अंग्रेजी बनी हो बताओ नहीं है। ये विदेशी जाति है हमारे हर जगह हर देश में है, ये अंतर्राष्ट्रीय जाति है फेमस पर्सन। तो जैसा कि अमिता जी आप बहुत देर से सुन रही हैं ध्यान से एक और थोड़ा सा बातें सुनिए। तो जब वो चरवाहा महोदय रोहन नाम ले करके खा पी से बढ़िया पानी खाए के और पत्थरे पे लगाए और ताने सोए लाग तो 2-3 घंटा सोए इसको ऐसे। और जब जो है 2-4 घंटे सोने के बाद उसको उठने का काम हुआ तो वही वो एकदम चपक रहा जकड़ा रहा मार हेमुर घूम पवन हेमुर और फिर आने बार बार उठे प्रयास करता है। वही पत्थरे जौन साफ करे रहा वही जकड़ उठा है, बार बार प्रयास करता है घरे कैसे निकली, गोड़ कैसे निकाली, हाथ कैसे निकाली, मूल कैसे निकली, निकलते न रहा वो जकड़ उठा रहा है। अब भैया जब जकड़ उठा जनता है जब आदमी खतरा महसूस करता तो चिल्लाए रोए लगे गावे लगे अरे बचाओ भैया। वो समझ के कौनो जौना फलाने जगह के जौन धान बाबा है पकड़ नहीं है कौनो या कोनो चुड़ैल या लंकनी डंकनी कौनो भूत प्रेत पकड़ चिल्लाने के भैया बचावा बचावा, अरे भाई बचावा या मारे बतावा छोड़ दे माई हो बाबू हो अपन चिल्ला जाते। तो चिल्लाए सब। तो जो अगल बगल वाले जो चरवाहे उरवाहे होते हैं जैसे गाँव में जब हल्ला गुहार हो तो सब दौड़त अरे कौन आ रहा है तब ला लिया कुल्हाड़ी ला लिया छौड़ी ला लिया फरसा बल्लम ला लिया दौड़ा सब गुहार लगा। जब हल्ला गुहार में सब दौड़ पड़ा था। अब मारे के मन सब कहा था कि मारा जाए सारे के काट के जब ढेर देने दौड़ गया सामने वाला केवल खड़ा मार खाए तो सबका मजा आवा तो चली मारा जाए। अब भाई देखा गाँव में देखा हल्ला गुहार लागे संजय चोर चोर कह दे दौड़ा लगा डांग डांग गदेला लेके लाठी दौड़ पड़े देखा लाठी उठाओ ना आवत रहे कि मैं चलता ही मारपाई करब। तो वैसे जब अनस जौन है वो चिल्लाने बचावा भैया का भा तो जौन और उनके साथी चरवाहा है है सब दौड़े क्यों कुल्हड़ी लाइक के कोई फरसा लाइक के बल्लम लाइक के क्यों लग्गा और समय लग्गा चल रहा है ना हाँ और हथौला जौन जे पाए कुल्हड़ी उलहड़ी जौन है सब दौड़े। अब लागे सबका के या छोड़ रे छोड़ 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 तो जे जौने चीज मारे वह चीज हमें चपक जाए। हथौड़ा मारे चपक का तगड़ा, कुल्हड़ी मारे वह चपक का छोड़ता ही ना था सब डेराने सबके हवा गोल। इसका मतलब ही कोनो भयानक
बड़कवा खान बाबा है, बहुत ज्यादा शक्तिशाली है, ये समय जकड़ लेता, समय दे रहा कांपे लगे। तब किनारे भाई पे कोनो अस्त पस्त उठबे ना कर, भाई तो सब जकड़ ले बाटे, अब हमका सब तक खाए सब डेराने तगड़ा की का बात है का नहीं कैसे। तो इसी तरह से जो है उन्हीं में जनता यहाँ जब जहाँ ढेर भीड़ रहा था तो एक आध जने नेतागिरी करे वाले रहा करते हैं। तो वही में कौन एक आध बुढ़ापा रहा, बुढ़वा हे हो ये लाठिया मारा था, ये पर कुछ ना है वो तो मतलब उसको समझ आया कि लोहे वाला मटेरियल मारा तो ऊपर जकड़ उठत बा, बाकी सब ना। तो सब जने लाठी डंडा मारे लगे, छोड़ रे का छोड़। तो लाठी डंडा मैंने जब मैं लोहा वाला चीज रहा छोड़ के और कोनो चीज मारे डंडा उंडा तो फिर उका ना जकड़त रहा, लेकिन लोहे वाली चीज के जकड़ लेता रहा तगड़ा। कहन हे हो लौ खाऊ राछा सा, लोहा खाऊ राछा सा, लोहन वाली चीजिया जकड़त पकड़त बा और कोनो चीज के छुअत ना बा। तो बहुत देर तक सब प्रयास करें कि इनका कैसे हटावा जाए, कैसे छोड़े, कैसे निकाले। कुछ जने हुए मंत्र पढ़े लगे, कुछ जन के नजर देवी माई बनावा आवे भाई तुरंत तो मार पढ़े उड़े हुई सब जो ना हबुआवन हो बुआन मार छोड़े सुनाए। तो हम किसी ने विचार किया जब लोहन वाली चीज पकड़त बा तो ऐसा कर जब कपड़वा है उससे अपन हाथवा गोड़वा निकाला आराम से खोल तो वो लोहे के वस्त्र पहना हुआ था पैर में या हाथ में। तो वो अपने लोहे के वस्त्रों को हटाया और किसी तरह से फिर बाहर निकल आया। और जब निकल आया तो जान में जान पाए ना, तो जान में जान आए तो सब जने प्लान करें, सारे चरवाहा कहने का जान ले अभी जान लेंगे, लोहा खाऊ अच्छा सा खाता रहे थोड़ा दिन मान लिया हम ही तुमके ले ले लोहा न पावे तो जानवर ले ले। अब आप पूरा गांव में बता दे जा कि फलाने पुरवा में नदी किनारे लोहा खाऊ अच्छा सा उधर ना जाए का है और चाहे जहाँ जाए चरावे। तो लोगन के बीच में बात फैल गया कि वह कहती लोहा खाऊ अच्छा बड़का बाबा मुँह गुड़कटवा बाटे वो ना जाए का है। तो सारे लोग जानवर चराने के लिए किसी और जगह जाने लगे, वहाँ छोड़ दिए। लेकिन ऐसे ही महीने 15 दिन बाद किसी और जगह ऐसे ही टीला दिखा, अरे यार पूरा 600 गेहूँ बाटे का। तो इसी तरह से 2-4-10 महीनों के अंतराल में लोगों को ऐसे ही टीले कई जगह, ऐसे ही ब्लैक रंग के पत्थर कई जगह दिखे। तो लोगों को समझ में आया कि भाई जो ना जमीन से भगवानी माया से कौनो चीज या कहीं मिला तो निकलत है और ये राक्षस पाचस ना हुआ देखा कि कोई नुकसान अभी तक साल 2 साल हो गए ना खाएगा। तो बच्चों धीरे धीरे जो है लोगों के बीच में प्रचलित हो गया, विज्ञान जैसे जैसे विकसित हुआ पता लगा कि वो जो काले रंग का पत्थर था वो कुछ और नहीं लोहे का मैग्नेटाइट अयस्क Fe2O3 था। धातुएं जब प्रकृति से खुदाई करके निकाली जाती हैं तो वो अशुद्धि युक्त प्राप्त होती हैं। उनमें तमाम अशुद्धियां होती हैं जिन्हें जो है सुहाना ने नाम दिया है अयस्क। तो इस तरह से ये जो काले रंग का पत्थर था ब्लैकी स्टोन वो कुछ और ना होकर लोहे का मैग्नेटाइट अयस्क था, जिसमें लोहे और लोहे से बनी वस्तुओं को आकर्षित करने की जो है बहुत भयानक हैबिट थी, आदत थी। और इस जो है पदार्थ को बाद में लोग मैग्नेट, चूंकि मैग्नीशियम पाया गया था, मैग्नेटाइट अयस्क था, इसी आधार पर मैग्नेट कह दिया, जिसको सुषमा गौतम ने हिंदी में चुंबक नाम दिया। ठीक है, तो इस तरह से जो है चुंबक की खोज हुई, चुंबक के बारे में लोगों को पता लगा। मैग्नीशिया देश में इस तरह के काले रंग के बहुत सारे पत्थर जगह जगह अलग इधर उधर सिधर मिधर किधर प्राप्त होने लगे। तो प्यारे साथियों, ऐसे समस्त पदार्थ जो लोहे को अपनी ओर आकर्षित करते हो, लोहे से बनी पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करते हो, चुंबक कहलाते हैं। बाद में आज के विद्वानों ने पता लगाया है कि चुंबकवा लोहा ना है, निकिलवा कोबाल्टाओ कहा कही लोहा निकेल कोबाल्ट और इनकी मिश्र धातु माने इनसे जो धातु बना हो के पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करता है, अपनी ओर आकर्षित करने का गुण रखता है। इन्हीं पदार्थों को चुंबक कहा जाता है। चुंबक बेटा 2 प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक चुंबक, कृत्रिम चुंबक। ऐसे सभी चुंबक जो प्रकृति में स्वतः पाए जाए, जो अनियमित आकार के हो, कहूँ लंबा हो, कहूँ गोल है, कहूँ बेलनाकार हो, लेकिन जिनका चुंबकत्व तो बहुत ज्यादा हो,
और जिनके चुंबकत्व को न घटा सको, न बढ़ा सको, न समाप्त कर सको, वे चुंबक प्राकृतिक चुंबक कहलाते हैं। जैसे मैग्नीशिया में पाए जाने वाले काले पत्थर, ब्लैकी स्टोन, इनको ब्लैकी स्टोन कहा गया शुरू में। तो और ऐसे चुंबक जिनका एक निश्चित आकार हो, साँचा में डाल की जगह बना हुआ, लंबा हो, गोल हो, बेलन हो, तो जो चुंबक निश्चित आकार वाले हो लेकिन जिनका चुंबकत्व बहुत कम हो, जिनके चुंबकत्व को आप घटा बढ़ा समाप्त कर सको, वे चुंबक कृत्रिम चुंबक कहलाते हैं। और कृत्रिम चुंबक आकारानुसार, आकार के अनुसार 3 प्रकार के होते हैं: दंड चुंबक, नाल चुंबक और चुंबकीय सुई। चुंबक आप सभी को समझाए बच्चों कल की क्लास में। चुंबक ऐसे पदार्थ होते हैं जो लोहा, निकेल, कोबाल्ट और इनके मिश्र धातुओं को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। आप सभी लोगों ने कल की क्लास में सीखा कि ऐसे समस्त पदार्थ जो लोहा, निकेल, कोबाल्ट और इनके मिश्र धातुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण रखे, वही पदार्थ चुंबक कहलाते हैं। और चुंबक प्राप्ति के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं। ध्यान दीजिएगा बच्चों, नेचुरल मैग्नेट प्राकृतिक चुंबक और दूसरे हैं कृत्रिम चुंबक। और आप सभी को बताना चाहूँगा, प्राकृतिक चुंबक मतलब ऐसे सभी चुंबक जो प्रकृति में स्वतः मिले, स्वतः प्राप्त हो, जिसे हम और आप बनाते ना हो। और इन चुंबकों की खासियत कई सारी है। जो विशेषताएं हैं इन चुंबकों की, वही इनकी परिभाषा हो गई। जैसे पहली विशेषता निधि शुक्ला जी, प्राकृतिक चुंबक मतलब ऐसे चुंबक जो प्रकृति में स्वतः प्राप्त होते हो। ओके, जो अनियमित आकार के होते हो, जिनका कोई निश्चित या निर्धारित आकार ना होता हो, कहीं बेलनाकार और कहीं आयताकार या कहीं वर्गाकार, इस तरह से पाए जाते हो। और जिनका चुंबकत्व बहुत अधिक होता हो, जिनका चुंबकत्व बहुत ज़्यादा अधिक होता हो, वही चुंबक प्राकृतिक चुंबक कहलाते हैं। तो यहाँ शुक्ला जी देखिए, सबसे पहला ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला बताएं कि प्रकृति में प्राप्त होते हैं। दीपिका बोर्ड पर देखो, प्रकृति में प्राप्त होते हैं, माने हम आप इन चुंबकों को बनाते नहीं। दूसरा है अनियमित आकार के होते हैं। जब जो है कहीं यहाँ वहाँ पड़े मिलते हैं तो कोई एक निश्चित आकार नहीं होता, कोई जो है लंबे आकार में है, कोई बेलनाकार है, कोई गोलाकार है। तो माने समृद्धि जी, ये चुंबक अनियमित आकार के होते हैं। इट्स ओके। और तीसरी जो सबसे भयानक बात है कि इन चुंबकों में चुंबकत्व बहुत अधिक होता है, माने प्रबल चुंबकत्व का गुण रखते हैं। तो चुंबकत्व इनका अधिक होता है, बहुत भारी चुंबकत्व वाले होते हैं, माने इनमें चुंबकीय प्रवृत्ति या चुंबकीय गुण अधिक पाया जाता है, ज़्यादा होता है। और विशेष बात जो इनकी खासियत है, वही इनकी परिभाषा बना देना। विशेष बात दिक्कत ये है कि प्राकृतिक चुंबक का चुंबकत्व किसी भी विधि से ना बढ़ाया जा सकता है, ना घटाया जा सकता है, ना ही समाप्त किया जा सकता है। माने मैग्नेटिज्म ऑफ सच टाइप ऑफ मैग्नेट कैन नॉट बी डिक्रीजेज, कैन नॉट बी इंक्रीजेज एंड आल्सो कैन नॉट बी फिनिश्ड बाय एनी टाइप ऑफ मेथड, एनी प्रोसेस। तो ये हमारे जो है प्राकृतिक चुंबक हो गए, और इन सबको मिला दोगे तो परिभाषा हो जाएगी। कैसे अमिता परिभाषा होगी, ध्यान सुनना। ऐसे सभी चुंबक जो प्रकृति में स्वतः प्राप्त हो, जिनका चुंबकत्व बहुत अधिक हो, जिनका आकार अनियमित हो, जिनका चुंबकत्व घटाया बढ़ाया और शून्य ना किया जा सके, प्राकृतिक चुंबक कहलाते हैं। और मैग्नीशिया के ब्लैकी स्टोन इसका खूबसूरत और लोकप्रिय उदाहरण है। इधर क्लियर। अब इन्हीं का उल्टा उल्टा बोल दीजिए, कृत्रिम चुंबक के बारे में हो जाएगा। ऐसे सभी चुंबक जो मानव निर्मित हो, जिन्हें हम आप बनाते हो, ऐसे सभी चुंबक जिनका एक निश्चित आकार हो,
जब भाई इन चुंबक को हम आप बनाते हैं तो सांचे वगैरह डाल करके लंबा गोल बेलनाकार किसी भी आकार का बनाएंगे हम। कृत्रिम चुंबकों में चुंबकत्व का गुण बहुत ज़्यादा नहीं होता, ये बहुत ज़्यादा चुंबकत्व वाले नहीं बन पाते। हाँ, इनके चुंबकत्व को आप घटा बढ़ा और समाप्त कर सकते हो। तो कहने मतलब समृद्धि जी जो विशेषता है प्राकृतिक चुंबक की, वही परिभाषा बन जाती है प्राकृतिक चुंबक की। उल्टा उल्टा बोल दो, कृत्रिम चुंबक की परिभाषा बन जाती है। कृत्रिम चुंबक आकारानुसार, आकार के अनुसार, ठीक है। आकारानुसार 3 प्रकार के होते हैं। कृत्रिम चुंबकों को हम 3 तरह का अपने जीवन काल में देखेंगे। दंड चुंबक, और इन्हें दंड चुंबक को हम क्षण चुंबक या बार मैग्नेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है डोला? और दूसरे चुंबक होते हैं नाल चुंबक, जो घोड़े के पैर में नाल जो ठोकी जाती है उसके आकार के हो, या अंग्रेजी के यू शेप में हो तो इन्हें यू शेप मैग्नेट या यू चुंबक कहा जाता है। और तीसरा है दिक् सूचक सुई या चुंबकीय सुई या कंपास निडल। दिक् सूचक सुई या चुंबकीय सुई या कंपास निडल, इसका जो है अंग्रेजी बनती है। अब चूंकि आकारानुसार ये चुंबक है तो आकार के अनुसार इनका नाम पड़ा है। वह चुंबक जो किसी छड़ के आकार का आयताकार ऐसे हो, एक तरफ यन हो एक तरफ यस हो, इस चुंबक को दंड चुंबक या छड़ चुंबक कहते हैं। हमारे स्कूल में प्रयोगशाला में हमको ये चुंबक दर्शन को मिलता है। बार मैग्नेट वहाँ बुलाया जाता है इसको कहते हैं। और बच्चों, अगर कोई चुंबक अंग्रेजी अक्षर यू के आकार का बना हो तो इसे यू से मैग्नेट या यू चुंबक कहते हैं। और ये चुंबक की भुजाओं में प्रबल, भुजाओं के बीच प्रबल चुंबकीय क्षेत्र होता है। एक सिरा यन ध्रुव और दूसरा सिरा यश ध्रुव या दक्षिणी ध्रुव होता है। चुंबकीय सुई या कंपास निडल, जैसा कि आप जानते हो कि अगर जैसे मम्मी लोग जो है अंगूठी उंगूठी बनवाती है सुनार वगैरह के यहाँ से, एक छोटी सी डिबिया होती है, आप लोगों ने देखा होगा, छोटी सी डिबिया होती है और जिसमें ऊपर की ओर प्लास्टिक का रैपर होता है, ढक्कन होता है जिसके अंदर का मटेरियल दिखता है, और नीचे जो है मखमल या मलमल का कपड़ा उसी में फंसाई रहती है मोटी, ठीक है। तो उसी तरह से अगर कोई एक जो है डिबिया हो, लेकिन उस डिबिया में अंगूठी के बजाय कोई एक जो है चुंबकीय पत्ती इस तरह से जो है ऐसे पत्ती रखती हो उस डिबिया में, तो इसे हम कंपास निडल या चुंबकीय सुई कहते हैं। और बच्चों, इस सुई का प्रयोग करके हम दिशा का ज्ञान करते हैं। जहाँ भी लेकर खड़े हो जाएं, एक तरफ इस सुई में यन रहता है, एक तरफ यन, जिधर यन जाएगा जान जाएंगे इधर उत्तरी ध्रुव है, और जिधर यस जाएगा जान जाएंगे इधर दक्षिणी ध्रुव है। जो सैनिक वैनिक होते हैं, मिलिट्री वाले, युद्ध में जाते हैं, जंगल उंगल में जब पड़े रहते हैं तो उनके पास यह सुई रहती है, और इस सुई के द्वारा वह जो है डायरेक्शन का अनुभव करते हैं, डायरेक्शन के बारे में पता लगाते हैं। इधर क्लियर, डायरेक्शन की जानकारी उनको इसी सुई के थ्रू होती है। तो ये हमारा जो है 3 प्रकार का आकार के अनुसार चुंबक हुआ। तो कृत्रिम चुंबक मतलब ऐसे सभी चुंबक जिनका चुंबकत्व बहुत कम हो, जो मानव निर्मित हो, और जिनका चुंबकत्व आवश्यकता अनुसार घटाया बढ़ाया जा सके, जो निश्चित आकार वाले हो, वही चुंबक कृत्रिम चुंबक कहलाते हैं। इधर क्लियर। तो बच्चों, जैसा कि आप जानते हो, ये चुंबक 2 प्रकार के हो गए, प्राकृतिक चुंबक और कृत्रिम चुंबक।
आप अभी तक जैसे चुंबक शब्द सुनते थे तो आपके दिमाग में यह बात आ जाती थी कि वह पदार्थ जो लोहे को अपनी ओर आकर्षित करता है ना। लेकिन बच्चों, आज मैं आपके सामने बताऊंगा और दिखाऊंगा कि ऐसे पदार्थ जो चुंबक होते हैं वो केवल लोहे को आकर्षित ही नहीं करते, बल्कि 6-7 स्पेशल क्वालिटी या विशेष गुण रखते हैं। तो चुंबक एक ही नहीं 6-7 गुण रखता है, और आज हम देखेंगे क्या क्या। तो यहाँ देखिए जरा, थ्योरेटिकल बात है, ये पहला चैप्टर खुली थ्योरी वाला है, इसलिए ध्यान दीजिएगा। चुंबक के गुण, चुंबक के क्या क्या क्वालिटीज होती हैं, क्या क्या गुण होता है, देखो जी। सबसे पहली चीज तो चुंबक कुछ और नहीं है, ये लोहे के मैग्नेटाइट अयस्क Fe2O3 है। जैसे जो है आप पढ़े हुए हैं एल्युमिनियम के कई अयस्क, बॉक्साइट, कोरंडम, एल्यूनाइट, क्रायोलाइट, नीलम, माणिक्य, पन्या, वैसे ही आपने जो है तांबे का अयस्क पढ़ा है, मैलेकाइट, कॉपर पाइराइट, ऐसे ही जो है बहुत सारे धातुओं के आप अयस्क पढ़े हैं। वैसे लोहे के अयस्क के नाम सुने होंगे, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट। तो लोहे का अयस्क जो मैग्नेटाइट होता है वही शुद्ध रूप से चुंबक होता है। तो ये पहली क्वालिटी इनकी हो गई कि ये मैग्नेटाइट अयस्क, लोहे के मैग्नेटाइट अयस्क Fe2O3 होते हैं। कोई भी चुंबक लोहे का अयस्क है, और कौन सा अयस्क है? Fe2O3। एक नई बात जानिए। दूसरी बात ये जानिए कि चुंबक जो है लोहा ही नहीं, लोहे के साथ साथ निकेल, कोबाल्ट और इनकी मिश्र धातुओं को, माने ये धातुएं जिन धातुओं से मिलकर बनी होंगी, जिन धातुओं में मिलाई गई होंगी, उन सब को, मतलब चुंबक जो है जानते रहिए, लोहा, निकेल, कोबाल्ट तथा इनकी मिश्र धातुओं को, माने इनसे बनी धातुएं, इनकी मिश्र धातुओं को आकर्षित करते हैं। ये एक नई बात जाने कि आपने अभी तक दिमाग में अपने जानते थे कि केवल लोहे को ही आकर्षित करता, नहीं, लोहे के साथ साथ निकेल को भी, कोबाल्ट को भी, और हाँ इनके मिश्र धातुओं को। अगर बेटा कोई चुंबक ले लिया जाए, अगली क्वालिटी बता रहे, कोई चुंबक ले लिया जाए, इसको धागे या रस्सी से बांध कर लटका दो, आप देखो जादू नजर आएगा आपको। अगर किसी चुंबक को धागे या रस्सी से बांध कर लटका दोगे, अगर ऐसे लटकाओगे तो खट से ऐसे हो जाएगा। तुरंत चुंबक जो है उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरेगा। एक मूड़ी, एक सिरा इसका उत्तर दिशा में, और दूसरकी मूड़ी या दूसरका सिरा दक्षिण दिशा में। माने चुंबक स्वतंत्रता पूर्वक लटकाए जाने पर सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरते हैं। अगर चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटका दिया जावे तो ये उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरेंगे। एक मूड़ी इसकी उत्तर की ओर और दूसर की मूड़ी इसकी, ऐसे ही चुंबक सदैव ठहरेंगे या रुकेंगे। तो चुंबक सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरते हैं। इनका एक सिरा उत्तर की ओर और दूसरा सिरा दक्षिण की ओर होता है। जो सिरा इनका उत्तर की ओर रुकता है या टिकता है उसे उत्तरी ध्रुव कहते हैं, और जो सिरा दक्षिण की ओर रुकता या टिकता है उसे दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। ठीक है, तो चुंबक सदैव दो ध्रुव वाले होते हैं। अब चौथी क्वालिटी निधि शुक्ला बता रही है। इन्होंने अभी हमको बताया कि अगर कोई चुंबक है तो एक तरफ इसका कौन सा ध्रुव है? उत्तरी, और एक तरफ इसका,
अगर वही एक बीच से काट दे, अब कह दे रामलाल हनल तो उत्तरी ध्रुव ले लिया और श्यामलाल हनल तो दक्षिणी ध्रुव ले लिया। माने अगर किसी चुंबक का दो टुकड़ा कर दिया जाए और ये सोचा जाए कि उसके ध्रुव अलग अलग हो गए, एक गदेला उत्तरी ध्रुव पाया जाए, एक गदेला दक्षिणी ध्रुव, तो यह संभव नहीं है। जैसे ही जो है इसको दो टुकड़े में करोगे तो जो दोनों छोटे छोटे टुकड़े बनेंगे वो पूर्ण चुंबक बन जाएंगे, उनमें उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव कट से बन जाएगा, एक तरफ उत्तरी और एक तरफ दक्षिणी ध्रुव बन जाएगा। वैज्ञानिकों ने बहुत ट्राई किया कि चुंबक का छोटा 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 टुकड़ा करें कि कोई भी टुकड़ा उत्तरी ध्रुव हो जाए और कोई भी टुकड़ा दक्षिण ध्रुव हो जाए, तो ऐसा संभव नहीं हो पाया। यहाँ तक कि सुस्मी जी चुंबक को एकदम छोटा परमाणु के आकार का जब कर दिया गया, माने दुनिया में सबसे छोटा आकार परमाणु का होता है, तो किसी चुंबक को परमाणु के आकार का ले लिया गया, तब भी उसमें दो ध्रुव थे, एक 33 झांका उत्तरी और दूसरे 33 झांका तो कहने का तात्पर्य इतने लंबे अंतराली को आप कैसे बोलोगे? किसी चुंबक के ध्रुवों को अलग नहीं किया जा सकता। चुंबक का चाहे जितना छोटा से छोटा टुकड़ा किया जाए, प्रत्येक टुकड़ा एक पूर्ण चुंबक रहेगा और उसमें उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव विद्यमान रहेंगे। समृद्धि कहे सर बहुत लंबा हो गया और छोटा कर दीजिए इसको, एक बार फिर से बोले तब फिर बताएंगे। किसी चुंबक के दोनों ध्रुवों को अलग नहीं किया जा सकता। चुंबक के चाहे जितना छोटा से छोटा टुकड़ा किया जाए, लेकिन चुंबक में सदा दो ध्रुव विद्यमान होंगे, है ना। तो इतना लंबा रबर की तरह खींचने के बजाय समृद्धि कह रही सर छोटा कर दो, तो मैं तो बच्चों की बात मानता हूँ, छोटा कर दे रहा हूँ, एकदम आधी लाइन में कर दूं। एकल ध्रुवीय चुंबक का अस्तित्व नहीं होता। शॉर्ट में एक ध्रुव वाला चुंबक संभव नहीं है, एकदम शॉर्ट। माने ऐसा कोई चुंबक नहीं बन सकता जिसमें एक ही ध्रुव हो, ठीक है, शॉर्टकट हो गया कि नहीं। तो एकल ध्रुवीय चुंबक का अस्तित्व नहीं होता, एक ध्रुव वाला चुंबक नहीं बनाया जा सकता। ऐसा जो है असंभव है कि कोई चुंबक भी हो और उसमें कई ध्रुव हो, असंभव है। तो एकल ध्रुवीय चुंबक का अस्तित्व नहीं होवे है। अब अगली विशेषता कि बच्चों अगर ये चुंबक है, नीरजवा ये चुंबक है, ये मान ले इसका उत्तरी ध्रुव है, मान ले इसका दक्षिणी ध्रुव है, और ये दूसर का चुंबक ये भी उत्तरी ध्रुव है दक्षिणी ध्रुव है। अगली प्रॉपर्टी बता रहे हैं, अगर कभी दो चुंबक के उत्तरी ध्रुवों को पास लाओगे तो दोनों एक दूसरे को झटका मारेंगे, ऐसे ही दक्षिणी ध्रुवों को पास लाओगे तो भी झटका मारेंगे। माने ये एक नई प्रॉपर्टी हो गई कि विजाती ध्रुवों सजाती ध्रुवों में प्रतिकर्षण होता है। अगर जो है चुंबक के सेम ध्रुवों को पास लाया जाए तो वे एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। देयर विल बी रिपल्सन इन बिटवीन सेम कास्ट पोल्स। सजाती ध्रुवों के बीच क्या होता है? प्रतिकर्षण। तो अगर जो है एक जैसे ध्रुव को पास लाया जाए चुंबक को, तो इनमें जो है प्रतिकर्षण होता है, ये एक दूसरे को दूर करते हैं। और इसका उल्टा विजातीय ध्रुव वाले चुंबक को पास लाया जाए, ये चुंबक का उत्तरी ध्रुव वाला चुंबक है और ये वाला चुंबक दक्षिणी ध्रुव है इसका, ये दोनों पास वाले दोनों चिपक जाएंगे। मतलब विजातीय ध्रुवों के चुंबक में आकर्षण होता है। तो चुंबक के सजाती ध्रुवों में प्रतिकर्षण, विजातीय ध्रुवों में आकर्षण। ये चुंबक की अगली प्रॉपर्टी आ गई कि नहीं? एक और भौकाली प्रॉपर्टी बताने जा रहे हैं। समृद्धि जी आप समझ गई होंगी, कई प्रॉपर्टी हमने बता दिया। एक बार फिर से जो है सुस्मी, चुंबक लोहा, निकिल, कोबाल्ट और इनकी मिश्र धातुओं को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। चुंबक लोहे के मैग्नेटाइट अयस्क या फिर 2O3 होते हैं। चुंबक स्वतंत्रता पूर्वक लटकाए जाने पर उत्तर दक्षिण दिशा में ढहाते हैं। जो सिरा उत्तर की दिशा में हुए है निधि ओझा जी वो उत्तरी ध्रुव, जो सिरा दक्षिण की दिशा में हुए है वह दक्षिणी ध्रुव।
अगला, चुंबक के सजातीय ध्रुवों में प्रतिकर्षण, विजातीय ध्रुवों में आकर्षण। एक और खासियत है, जैसे साथियों अगर अभी एक चुंबक ले लें, क्या और एक ब्लेड ले लें, ब्लेड को चुंबक के कांटेक्ट में रखें, ब्लेटिया चुंबक से चिपक जाए, एक दूसर की ब्लेड को उसको पहली वाली ब्लेड के पास लाओ तो पहली की ब्लेड दूसर की ब्लेड को चिपका लेगी, और तीसरी ब्लेड लाओ दूसरी पास लाओ दूसरी चिपका लेगी, माने ब्लेड की एक लाइन बन जाएगी, सब एक दूसरे जुड़ी हुई दिखने लगेंगी। मतलब कि चुंबक के संपर्क में ये जो ब्लेड थी इसमें भी चुंबकीय गुण आ गया था, तभी ये जो है किसी दूसरी ब्लेड को टच कराने पर वह भी जो है चुंबक की तरह व्यवहार की और उसको जो है चिपका ली। इसको शॉर्टकट में बोला जाता है कि चुंबक में प्रेरण का गुण होता है। चुंबक के संपर्क में रखी वस्तुएं प्रेरण के कारण चुंबक बन जाती हैं जब तक कि वो चुंबक के संपर्क में रहती हैं। शॉर्टकट में जो है अमन के बताई दी, राजा छुए रानी हो जाते। इससे देहाती कहावत है ना कि राजा छुए रानी वहाँ है, तो वैसे वो भी कि वो चुंबक के संपर्क में है तो नकली चुंबक हो गया है, जब तक कांटेक्ट इन द चुंबक है। तो चुंबकों में प्रेरण का गुण पाया जाता है। चुंबक जब तक जो है संपर्क में होते हैं चुंबक के कोई भी वस्तु, तो उस वस्तु में भी चुंबकीय गुण विद्यमान हो जाता है, आ जाता है। तो ऐसा हमारी सुहाना जी चुंबक के गुणों से जो है परिचित हो गई हैं। अब जो है चुंबक से संबंधित कई छोटे छोटे टॉपिक बताते जा रहे हैं, सुनते जाइए। पहली चीज चुंबकीय क्षेत्र। क्या बच्चों? जैसे चुंबक आ कौनो लोहा उठाए हिया धरी खाई चुके, हिया धरी खाई चुके, हिया धरी न खसे। तो किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक चुंबक का चुंबकीय प्रभाव बरकरार रहे वही क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। सुहाना करें अंग्रेजी बात करो सर। एन एरिया around any magnet where its magnetic effect exists, it's called magnetic field. My अंग्रेजी तेज also, मुझे सर बता देना, सर आज अंग्रेजी बोले। तो किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक चुंबक का चुंबकीय प्रभाव बरकरार रहे चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। ओके, इधर क्लियर? अब बच्चों चुंबकीय ध्रुव, किसी चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाए जाने पर यह सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है। चुंबक का जो सिरा उत्तर की ओर झुकता है उसे हम उत्तरी ध्रुव कहते हैं, और चुंबक का जो सिरा दक्षिण की ओर झुकता है उसे हम दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। इज दैट क्लियर? बात सबको समझ में आ गई? क्लियर? उसके बाद ध्यान से सुनिएगा, यही तरह बात समझ में आया? क्लियर हो गया? कोई असुविधा? पक्का? और चुंबक का जो मूड़ी उत्तर की ओर होता है, जो सिरा उत्तर की ओर रुकता है, दैट इज नोन एज उत्तरी, और जो सिरा दक्षिण की ओर रुकता है दैट इज नोन एज दक्षिणी। ओके? हाँ। अब चुंबक में कै ध्रुव हो गए? अलाइन ज्वाइनिंग टू पोल्स ऑफ एनी मैग्नेट इज कॉल्ड मैग्नेटिक एक्सिस। किसी चुंबक के दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा चुंबकीय अक्ष कहलाती है। माने कोई ऐसी लाइन खींचो जो चुंबक के दोनों ध्रुवों को मिला दे, मिलाती हुई रहे शिवंशु, उसे ही चुंबकीय अक्ष कहते हैं। A line joining magnetic poles of any magnet is known as magnetic axis। तो चुंबक के
ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा चुंबकीय अक्ष कहलाती है। अब यहां पर ध्यान दीजिए जरा, चुंबकीय बल रेखाएं, मैग्नेटिक फोर्स लाइन, बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। चुंबकीय बल रेखाएं, आपको लैब में किसी जमाने में प्रैक्टिकल करने को हो सकता है दिया रहा कि आपने चुंबकीय बल रेखा खींचा हो। ऐसा है कि यहाँ हवा में हम खिंचवा दे रहे हैं, डोला जी ध्यान से समझिएगा। होता क्या है बेटा, लकड़ी का एक जो है बोर्ड होता है, ऐसे पटरा, लकड़ी का ड्राइंग बोर्ड, ऐसे एक पटरा होता है। इधर के लिए एक बड़ा सा प्लेन शीट पेपर आपको दे दिया जाता है, पेपर दे दिया जाता है। आप उस लकड़ी के जो है बोर्ड पर 4 पिनें रहती हैं, टॉप पिन, उन टॉप पिनों को आप चारों कोनों पर पेपर को एकदम फैलाकर स्टिच करके चारों कोनों पर पिनों को जड़ दो, तो पेपर जो है आपका कहाँ पर जकड़ उठा, कार्डबोर्ड पर। ये जो ड्राइंग बोर्ड था आपका लकड़ी का, उसी पे ये जो है यहाँ पेपर पर पिन ऐसे मान लो लगी हुई है, 4 पिन लग गई, कागज एकदम पेपर जकड़ा हुआ है। अब एक बार मैग्नेट लिया जाता है, बार, और उसको इसी पेपर पर रख दिया जाता है, और पेपर पर रखने के बाद पेंसिल से इसका आउटर लाइन, बॉर्डर लाइन ड्रा की जाती है। माने इसे मैग्नेटवा दबाए के पेंसिल ऐसे बगलिए 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 बगलिए, मतलब इसका आउटर लाइन, बोर्ड लाइन ड्रा कर देते हैं। तो ये आउटर लाइन है, जब बोर्ड लाइन ड्रा करती है, ये चुंबक कैसे बन गया है। अब उसके बाद एक जो है कंपास निडल, चुंबकीय सुई यहीं रखी गई। जब रखी जाएगी तो इधर उधर डिफ्लेक्शन दिखाएगी, तो जहां डिफ्लेक्शन दिखाए वहीं से सीध में जो है बूंदी भेजे, और निडल हटाए के जहां निडल रखे वो बूंदी भेजे। अब निडल घिया रखा, फिर बूंदी भेजे, तो ऐसे ढेर सारा बूंदी इसे धरत चला जा या तरह से, तो इनका सबका मिलाओ तो ऐसे की रेखा आ जाए, और निडल के जगह बदलत बदलत देखो और एक आध रेखा बन जाए। ऐसे ढेर सारी रेखा खींची जा सकती है। ऐसे इधर आओ, ठीक, और ये जो रेखाएं चुंबक के चारों ओर खींची गई हैं, काल्पनिक रेखाएं हैं, होती तो है नहीं। इन्हीं रेखाओं को शुक्ला जी चुंबकीय बल रेखा कहा जाता है। किसी चुंबक के चारों ओर खींची गई वे काल्पनिक रेखाएं जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा प्रकट करती हैं। क्या प्रकट करती हैं? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। किसी चुंबक के चारों ओर खींची गई वे काल्पनिक रेखाएं जो चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा प्रकट करती हैं, चुंबकीय बल रेखाएं कहलाती हैं। इनके 4-5 गुण लिखाए होंगे। पहला गुण, ये क्या होती हैं? काल्पनिक रेखा होती हैं। क्या बताने के लिए व्यक्त की जाती हैं? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। दूसरा, ये कहीं एक दूसरे को कभी काटती नहीं। देखो काट रही हैं, देखो यहाँ ये सघन है, इकट्ठा गठन पास पास यहीं है ध्रुव पे, और ध्रुव पे चुंबकीय क्षेत्र ज्यादा होता है। तो मतलब जहाँ चुंबकीय बल रेखाएं पास पास होती हैं, सघन होती हैं, वहाँ चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता अधिक होती है। और यहाँ चुंबकीय बल रेखाएं कैसे हैं? दूर दूर, तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता कम होती है। और उसमें ये चुंबकीय बल रेखा ऐसे निकल रही है, ऐसे आई, फिर ऐसे होकर ऐसे, माने ऐसा लगता है कि ये उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव से समाप्त होकर फिर उत्तरी ध्रुव पे, ऐसे इनका आदि और अंत क्लियर नहीं है। ये नहीं स्पष्ट है कि किस ध्रुव से निकलती हैं और किस ध्रुव पर समाप्त होती हैं। तो चुंबकीय बल रेखा मतलब किसी चुंबक के चारों ओर खींची गई वे काल्पनिक बल रेखाएं जो चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा प्रकट करे। ठीक है, जहां चुंबकीय बल रेखाएं सघन हो वहां चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, और जहां दूर दूर होंगी वहां एक दूसरे कभी, और
चुंबकीय बल रेखाएं आदि और अंत इनका स्पष्ट नहीं है। तो हाँ बच्चों, कुछ आकृतियां देख लीजिए, बनाइएगा नहीं। यहां देखिए, जैसे अगर कोई धातु का तार हो और ऊर्ध्वाधर रखा हो तो इसे प्यारे साथियों सीधा चालक तार कहा जाता है। और अगर कोई तार वृत्त के आकार में मुड़ा हो तो ये कुंडली नुमा चालक तार कहा जाता है। और अगर कोई एक अचालक पदार्थ की बेलनाकार नलिका, जैसे प्लास्टिक के पाइप, रबर के पाइप, धात्विक पाइप, कोई जो है अगर अचालक पदार्थ की बेलनाकार नलिका हो और अगर इस नलिका को किसी कुंडली नुमाकार से लपेट दे, अरे बड़ी माई निधीवा सुन ले जल्दी, ये इस तरह कुंडली नुमाकार से लपेटन पे तो ये बनी आकृति सालिनॉयड परिनालिका कहता है, अंग्रेजी या सालिनॉयड। ओके, कोई अचालक पदार्थ की बेलनाकार नलिका और उसे कुंडली नुमाकार से लपेट दिए तो ये क्या बन गई? परिनालिका। और अगर एक दोनों मोड़ी जोड़ दिया, माने अगर कोई वृत्ताकार छल्ला हो वह भी अचालक पदार्थ का, उदाहरण बताओ, जैसे जो है टायर के ट्यूब, ठीक, रबर के है तो अचालक पदार्थ के है कि नहीं हो। और अगर उसे कुंडली नुमा तार से जोड़ दो, ऐसे कुंडली नुमा तार से लपेट 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 लपेट, तो इसे सिरा विहीन परिनालिका या टोरायड कहा जाता है। और प्यारे बच्चों, इन आकृतियों का इस चैप्टर से लेके चुंबक के हर चैप्टर में बड़ा विधिवत प्रयोग है। ठीक है, इन आकृतियों से परिचित रहिए। और अगर इन आकृतियों में धारा बहती रहे तो इन्हें धारावाही चालकता, इसे धारावाही कुंडली, और जो है इसे धारावाही परिनालिका, और इसे धारावाही टोरायड कहते हैं। प्यारे बच्चों, कल की क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था चुंबक क्या होता है। तो हमने आपको समझाया था चुंबक के संदर्भ में, याद करिए चुंबक के बारे में बताए थे कि ऐसे समस्त पदार्थ जो लोहा, निकिल, कोबाल्ट और उनके मिश्र धातुओं को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, वही पदार्थ चुंबक कहलाते हैं। और आपको समझाया था बेटा कि अध्ययन में सरलता हेतु चुंबक को प्राप्ति के आधार पर दो भागों में बांट दिया गया है, प्राकृतिक चुंबक और कृत्रिम चुंबक। ऐसे समस्त चुंबक जो प्रकृति में स्वतः मिलते हों प्राकृतिक चुंबक कहलाते हैं। प्राकृतिक चुंबक की जो विशेषताएं थी उन्हीं के आधार पे प्राकृतिक चुंबक की परिभाषा बन गई। जैसा कि निधि ओझा जी जान रहे थे, प्राकृतिक चुंबक के संदर्भ में सबसे पहला टॉपिक था कि ये अनियमित आकार के होते हैं, इनका कोई फाइनली फिक्स शेप या साइज नहीं होती, लेकिन इनका चुंबकत्व तो बहुत हाई फाई होता है, चुंबकत्व तो बहुत अधिक होता है। और इनके चुंबकत्व को न तो आप कम कर सकते हो, न बढ़ा सकते हो, न समाप्त कर सकते हो। तो शुक्ला जी, ऐसे समस्त चुंबक जो प्रकृति में स्वतः मिलते, बनते, प्राप्त होते हो, जिनका चुंबकत्व बहुत अधिक होता हो, जिनका चुंबकत्व किसी भी विधि से बढ़ाया घटाया ना जा सके, वही चुंबक क्या कहलाते हैं? प्राकृतिक चुंबक। याद करो पुरानी बातें। प्राकृतिक चुंबक के संदर्भ में आपको समझाए हुए थे कि ये अनियमित आकार के होते हैं और मैग्नीशिया देश में जो ब्लैकी स्टोन पाए गए हैं वही प्राकृतिक चुंबक हैं। और इनका उल्टा उल्टा बोल दीजिए, ऐसे समस्त चुंबक
जो मानव निर्मित हो, जो हमारे आपके द्वारा बनाए जाते हो, कृत्रिम चुंबक कहलाते हैं। ऐसे समस्त चुंबक देवेश चंद पांडे जी जो निश्चित आकार और आकृति के हो, जिनका चुंबकत्व घटाया बढ़ाया और शून्य किया जा सके, वही चुंबक क्या कहलाते हैं? कृत्रिम चुंबक। जैसा कि जो है निधि शुक्ला जी, कृत्रिम चुंबक कुल 3 प्रकार के होते हैं। क्षण के आकार का चुंबक दंड चुंबक या क्षण चुंबक कहलाता है। अंग्रेजी अक्षर यू के आकार का जो चुंबक हो, जिसकी भुजाओं के बीच प्रबल चुंबकत्व हो, नाल चुंबक या यू चुंबक, हॉर्स शू मैग्नेट, घोड़े के जूता वाला चुंबक कहा जाता है। और एक ऐसा चुंबक जो सुई नुमा आकृति में हो, जिससे हम दिशा का ज्ञान करें, दिक् सूचक सुई या चुंबकीय सुई या कंपास निडल कहलाती है। और आपको बताए थे कि चुंबक के 6-7 गुण होते हैं। याद करो चुंबक के जो सब गुण थे। पहला कि यह लोहे का मैग्नेटाइटस या फिर 2O3 होता है। दूसरा, चुंबक लोहा, निकिल, कोबाल्ट और इनकी मिश्र धातुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण रखते हैं। चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाए जाने पर सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरते हैं। चुंबक का जो मूड़ी, जो सिरा उत्तर की दिशा में रुके है, उसको उत्तरी ध्रुव कहें, और जो सिरा दक्षिण की दिशा में रुके है, उसको दक्षिणी ध्रुव कहें। और चुंबक हमेशा 2 ध्रुवों वाला होता है। चुंबक का चाहे जितना छोटा से छोटा टुकड़ो करो, हर टुकड़ो पर्याप्त या पूर्ण चुंबक हुए है। 2 ध्रुव हर छोटे टुकड़े में विद्यमान हुए हैं। माने बोल सकते हो एकल ध्रुवी चुंबक वाला कोई अस्तित्व नहीं होता। ऐसा कोई चुंबक बन ही नहीं सकता जो एक ध्रुव वाला हो। और चुंबक के सजाती ध्रुवों में अगली प्रॉपर्टी है प्रतिकर्षण पाया जाता है। कोई 2 चुंबक उत्तरी ध्रुव को पास लाए, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। दक्षिणी ध्रुव को पास लाए, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। और चुंबक के विजातीय ध्रुवों में आकर्षण हुए हैं। उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करे हैं। और साथियों, एक लास्ट प्रॉपर्टी चुंबक की थी। चुंबक में प्रेरण का गुण पाया जाता है। अगर कोई वस्तु चुंबक के संपर्क में है तो उसमें भी चुंबकीय गुण आ जाता है, वह भी चुंबक बन जाती है और लोहा, निकिल, कोबाल्ट जैसी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने लगती है। तो सुस्मी के अनुसार आप समझ गए जो है कि चुंबक में प्रेरण का गुण पाया जाता है। और बच्चों, चुंबक से संबंधित कुछ शब्दावली थी, जैसे याद करिए अमन शर्मा जी। किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक चुंबक का चुंबकीय प्रभाव बरकरार रहे, किसी चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाए जाने पर वह सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है। चुंबक का जो सिरा उत्तर की दिशा में ठहरता है, चुंबक का उत्तरी ध्रुव कहलाता है। और चुंबक का जो सिरा दक्षिणी दिशा में ठहरता है, उसे चुंबक का दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। चुंबक के दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा चुंबकीय अक्ष कहलाती है। चुंबकीय ध्रुवों पर चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता अधिक और अन्य बिंदुओं पर प्रबलता कम हो जाती है। कल आपको दिखाए थे कि चुंबक के चारों चुंबकीय बल रेखाएं खींची जाती हैं। किसी चुंबक के चारों ओर किसी चुंबक के चारों ओर खींची गई वे काल्पनिक रेखाएं जिनसे चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा प्रकट हो, चुंबकीय बल रेखाएं कहलाती हैं। देयर आर 5 गुण आप चुंबकीय बल रेखा। देयर आर 5 गुण आप चुंबकीय बल रेखा। पहली, एक चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताती है। दूसरा, चुंबकीय बल रेखाएं जहां ज्यादा पास होती हैं, सघन हुए हैं, वहां चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता ज्यादा है। चुंबकीय बल रेखाएं जहां दूर हुए हैं, चुंबकीय
तीव्रता क्षेत्र की कम हो गई है और चुंबकीय बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती। मैग्नेटिक फोर्स लाइन नेवर कट ईच अदर, एक दूसरे को कभी कट नहीं करती हैं। चुंबकीय बल रेखाओं का आदि और अंत नहीं स्पष्ट है कि गढ़वारा से होती हैं कि राम राम चौराहा से होती हैं, इनके आदि और अंत क्लियर या स्पष्ट नहीं है। तो इस तरह से जो है देर आर ढेर सारे गुण चुंबकीय बल रेखाओं के। और अब याद करो कुछ आकृतियों को जो हमारे जो है चुंबक से रिलेटेड पाठों में यूज होंगी। जैसा कि हमारे बीच नाम सुहाना उपस्थित है, हमने बताया था किसी धातु का ऊर्ध्वाधर तार हो सीधा चालक तार, इसे कहा जाता है। लोहा सोना चांदी तांबा पीतल एल्युमिनियम जस्ता किसी का भी हो सकता है। और यदि कोई तार वृत्त के आकार में मुड़ी हुई हो तो इसे कुंडली नुमा चालक तार कहते हैं। जैसा कि आप जान रहे हो सपुआ कहते ना कैसे से गोलिया जब बैठा रहा था कहते ना कि कुंडली मारे बा ना तुम्हें यार कुंडली बनाए बा कुंडली नुमा। अभी जनी कहा क्या है हमका दिखावा, अब हम कहा सांप लाई क्या सोचूंगी कहा कि हमका दिखावा ऐसे ऐसे गोलियात और फिर बाद ऐसे फाइल बैठा था फनकार के तो जब गोलियान बा वह कुंडली कहते ना कुंडली मारी बताओ दिखा दे मैंने डिराइव के लिया इधर देखा कुंडली नुमा चालक तार डोंट एंग्री मी लुक हियर। और साथियों अगर कोई एक अचालक पदार्थ की बेलनाकार नलिका क्या माने जिसमें जो है धारा प्रवाह ना हो, माने समृद्धि जी हंसते हुए जानो जैसे रबड़ की कोई नलिका हो, प्लास्टिक की कोई नलिका हो या दत्तिक कौनो नलिका हो, जैसे कागज कपिए मोड़ दे और उस पर कुंडली नुमा तार लपेट दो तो यही समायोजन यही फिगर सोलेनॉइड परिनालिका कहलाती है। अरे मुझे डोली यहाँ देखो जरा, ये कोई एक अचालक पदार्थ की बेलनाकार नलिका, अचालक पदार्थ की कोई एक बेलनाकार नलिका। अचालक पदार्थ बार बार कह रहे हैं भूल जाओगे तुम लोग, माने रबड़ की, प्लास्टिक की, कांच की, कागज की कोई एक नलिका है। आदर्श अगर इसको कुंडली नुमा तार से ऐसे लपेट दे बेटा तो इसी आकृति को हम कहते हैं परिनालिका। इसका और कोई नाम नहीं है। ये चूंकि भारत में नहीं इसका जो है जन्म हुआ, कहीं और किसी देश में जानी गई, इसलिए इसका नाम ऐसा है। भारत में होता तो संजना जी, इसका नाम गुड्डू, करियऊ, मंगरू ऐसे ढाई दिन जाते तो सुनीता गाते बुधाई। तो इस तरह से कार्य का तात्पर्य हुआ परिनालिका सोलेनॉइड। आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा, अभी बड़ी मजेदार बात बताऊंगा। तो यहाँ अनुराग सिंह पटेल जी ये समझ में आ गया कि अचालक पदार्थ की बेलनाकार नलिका को कुंडली नुमा तार से लपेट दे तो उसे हम क्या कहते हैं परिनालिका। अगर कोई वृत्ताकार वलय, अंग्रेजी में रिंग, देहाती भाषा में छल्ला, तो अगर कोई वृत्ताकार वलय या रिंग हो अचालक पदार्थ की और उसको कुंडली नुमा तार से लपेट दो, जैसे टायर की ट्यूब या जैसे गटैयम टायर की पनियम टायरे वाले चालक है, तो वह तरह से रबर वाली ट्यूब है अचालक पदार्थ की बेलनाकार है वो ट्यूब, वृत्ताकार ट्यूब। तो निधि ओझा अगर वृत्ताकार कोई नलिका हो अचालक पदार्थ की, देखा निश ओझा देखिए अचालक पदार्थ की वृत्ताकार नलिका, माने बोले तो वलय कोई ये कोई एक वृत्ताकार वलय है अचालक पदार्थ पे, और अगर इसे कुंडली नुमा तार से लपेट दे
कुंडली नुमा तार से ऐसे 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 लपेट लपेट, आवाज नहीं, कुंडली नुमा तार से ऐसे लपेट दें तो जानते हो क्या बन जाएगा? टोरायड, सिरा विहीन परिनालिका। क्या बन जाएगा ये? टोरायड, जैसे लागत है चौरायड, चौरायड देखा मैं दूसरे चौरावट की ऊपर लोग डोंट टेक मी। ये बच्चों आकृतियां हैं हमारे फिजिक्स में जिनका भरपूर प्रयोग होता है। अब आगे सुनिए, बहुत समय पहले लांग एगो एक वैज्ञानिक थे, हैंस क्रिश्चियन अरस्टेड, बड़ा लंबा नाम था, लेकिन समृद्धि जी हम लोग इनका लास्ट वाला नाम साइट में यूज करेंगे। गौर फरमाइएगा, बहुत ऊंची बात बता के मर गया है ये, ध्यान देना, अरस्टेड, ठीक है। तो अब अरस्टेड साहब थे, इन्होंने एक छोटा सा प्रयोग किया और उस प्रयोग के वजह से चुंबकीय फिजिक्स माने पूरी फिजिक्स चलने लगी। लोग उसी पे शोध, उसी से अनुप्रयोग, उसी से तमाम और चीज़ें खोजबीन करते रहे, जीरा बहस जारी रही और बहुत सारी जो हेडिंगें बनती गई और बनती जा रही है। तो आयशा जी कह रहे हैं सर समझाओ। तो अब देखो जरा, चाचा अरस्टेड थे, उन्होंने एक छोटा सा प्रयोग किया। क्या किया कि एक कुंडली नुमा, ध्यान से सुनना पहले तो प्रयोग के बारे में जान जाओगी। कोई एक जो है कुंडली नुमा चालक तार लिया। क्या लिया? जैसे ये, और अब इस कुंडली नुमा चालक तार में सुस्मी जी पेन बंद करके, यहाँ एक कुंडली नुमा चालक तार है इस तरह से, इस चालक तार से एक धारा मापी जोड़ दिया, धारा जो बहेगी उसकी गणना होगी। एक सेल जोड़ दिया, एक रेहास्टेट बहने वाली धारा को कम ज़्यादा करेगा, सेल के कारण जो है पथ में धारा बहेगी, ठीक है। क्या क्या जोड़ दिया फिर से बताओ। कुंडली नुमा चालक तार है, उसमें सेल जोड़ा, स्विच जोड़ा, धारा नियंत्रक जोड़ा, धारा मापी जोड़ा। सेल से धारा बहेगी, धारा मापी मापेगा और धारा नियंत्रक से धारा को कम ज़्यादा करेंगे। तो ये महोदय एक जो है कुंडली नुमा चालक तार ले लिए और सेल, स्विच और धारा मापी, धारा नियंत्रक अटैच किए, स्विच ऑन कर दिए। तो श्योर सर्टेन धारा बहने लगी किसमें? कुंडली में। यहाँ कुंडली में धारा प्रवाहित होने लगी, और जब कुंडली में धारा प्रवाहित हुई तो ये तो जनरल सी बात है, आप भी जान रहे हो कि जब कुंडली में सेल जोड़ देंगे या सेल से कनेक्टेड कर देंगे कुंडली को तो कुंडली में धारा बहेगी। अब ये एक चुंबकीय सुई लाए और उसे जैसे कुंडली के नज़दीक लाए, उसमें डिफ्लेक्शन, सुई इधर उधर घूम गई। चलो, चुंबकीय सुई इधर या उधर डिफ्लेक्शन, प्रतिकर्षण दिखा रही थी। और चुंबकीय सुई में प्रतिकर्षण तभी होगा जबकि वो किसी दूसरे चुंबकीय क्षेत्र के पास रहे। तो फिर बहुत तेज इनका जो ना शॉक लगा, ये नहीं क्या होता है, इसमें धारा प्रवाहित कर रहे हैं, बगल में चुंबकीय सुई डिफ्लेक्शन दिखा रही है। माने जब इसमें धारा बह रही है तो इस कुंडली में जब धारा बह रही है, कुंडली के इधर या इधर चारों तरफ कोई चुंबकीय क्षेत्र बन गया, चुंबकीय गुण आ गया, कुंडली में चुंबक बन गई, तब तो चुंबकीय सुई में रिफ्लेक्शन दिखाता है। अब इसको ये कंफर्म करना चाहे, खिलाओ एकदम क्लियर कर दिखाई, आप गड़ा गड़ा देखें कुंडली एक दाहिनी धारा, एक दाहिनी धारा, एक दाहिनी में, एक इधर कंफर्म हो गए कि व्हेन धारा बहिंग इन एनी कुंडली एंड धरिंग एनी चुंबकीय सुई आसपास टू द कुंडली, देन देयर विल बी डिफ्लेक्शन इन द कुंडली, इन द चुंबकीय सुई। माने जब कुंडली में, इट्स माय अंग्रेजी, जब कुंडली में धारा प्रवाहित होती है तो उसके नज़दीक निकट रखी हुई चुंबकीय सुई में
विक्षेप उत्पन्न होता है। इसका मतलब कुंडली में धारा बहने से कुंडली के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है। और इन्होंने देखा कि अगर ये धारा बढ़ाते जाएं तो सुइया डिफ्लेक्शन ज्यादा दिखा रही थी, माने चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता अब मान ताकत बढ़ती जा रही थी। और जो परिपथ में धारा या जो कुंडली धारा बह रही थी उसकी दिशा बदल दी है, धन को ऋण, ऋण को धन, तो जो डिफ्लेक्शन था उसकी भी दिशा बदल गई। तो 3-4 बातें आई। यदि किसी कुंडली में धारा प्रवाहित की जाती है तो उस कुंडली के नजदीक स्थित चुंबकीय सुई में विक्षेप उत्पन्न होता है। यह विक्षेप किस पर डिपेंड करता है? चुंबकीय सुई में बहने वाली धारा पर। चुंबकीय सुई में विक्षेप तब ज्यादा होता है जबकि कुंडली में बहने वाली धारा का मान बढ़ा दो। चुंबकीय सुई में विक्षेप कम होता है जबकि कुंडली में बहने वाली धारा का मान कम करो। और अगर धारा बहना बंद हो जाए तो चुंबकीय सुई में विक्षेप भी नहीं प्राप्त होता। और अगर कुंडली में बहने वाली धारा की दिशा बदल जाए तो भी कुंडली में विक्षेप की दिशा बदल जाती है। तो 4-5 बातें हुई दोलन। यदि किसी कुंडली में धारा प्रवाहित करते हैं तो कुंडली के नजदीक स्थित चुंबकीय सुई क्या प्राप्त होता है? यह विक्षेप कब बढ़ता है? जब कुंडली बहने वाली धारा का मान बढ़ाया जाए। और जब कुंडली बहने वाली धारा का मान कम किया जाए तो विक्षेप, कुंडली में बहने वाली धारा की दिशा बदल दी जाए तो विक्षेप की दिशा बदल जाती है। और कुंडली में बहने वाली धारा को बंद कर दिया जाए तो फिर विक्षेप बंद हो जाता है। तो अरस्टेड बड़ा ध्यान से इसको सुने, समझे, जाने, फिर भौकाल टाइट कर दिए, टाइट करके लेक्चर मार दिए कि यदि किसी कुंडली में धारा प्रवाहित की जाती है तो कुंडली के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इस उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान कुंडली में प्रवाहित होने वाली धारा के मान पर निर्भर करता है। कुंडली में प्रवाहित होने वाली धारा की दिशा पर उत्पन्न हुए चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निर्भर करती है। और बच्चों, इस प्रयोग को हाई फाई में अरस्टेड ने किया और बाद में यह जाना कि जरूरी नहीं है यह बात कुंडली के साथ हो। ये सारी आकृतियां, माने अगर सीधा चालक तार है, इसमें धारा प्रवाहित की जाए तो इसके भी चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र बन जाएगा। कुंडली चालक तार में धारा प्रवाहित की जाए तो इसको चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र बन जाएगा। परिनालिका में धारा प्रवाहित की जाए तो परिनालिका के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त होगा। टोरॉयड में भी धारा प्रवाहित किया जाए तो टोरॉयड के चारों ओर भी चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त होगा। तो बच्चों, हमने बताया था कि अरस्टेडवा ये जो थोड़ का खोजा, उसी से खोजा होने लगा। तो यहाँ देखो जरा सुष्मित जी पेन बंद करके कि यदि किसी सीधे चालक तार या कुंडली नुमा चालक तार या परिनालिका या टोरॉयड में धारा प्रवाहित की जाती है तो यह धारावाही सीधा चालक तार, धारावाही कुंडली, धारावाही परिनालिका, धारावाही टोरॉयड कहलाते हैं। और इन सब के धारा प्रवाह के कारण चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है। माने ये सब एक प्रकार के चुंबक हो जाते हैं। और इस प्रकार बने चुंबकीय क्षेत्र का मान इनमें प्रवाहित होने वाली धारा के मान को घटाने बढ़ाने से घटता बढ़ता है, बंद करने या जीरो करने से समाप्त हो जाता है। और इस प्रकार उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा प्रवाहित धारा की दिशा पर डिपेंड करती है। तो ये इतना बातें बताए हमने, बताया कि इसके बाद बहुत सारी खोजें होती जाएंगी। तो इस चैप्टर की सबसे पहली महामहत्वपूर्ण हेडिंग जिसको आना एग्जाम में वो बताने जा रहे हैं कि ये जब जो है बातें बता दिया अरस्टेडवा ने तो 2 साइंटिस्ट थे, बायो और सेबर्ट। बायो और सेबर्ट बकायदा कई सारा प्रयोग प्रेक्षण किए और इन आकृतियों के कारण, माने धारावाही टोरॉयड, धारावाही परिनालिका, धारावाही कुंडली, धारावाही सीधा चालक तार में जो भी चुंबकीय क्षेत्र बन रहा था उसकी प्रबलता, उसका मान निकालने का फार्मूला आविष्कार किया। मतलब बायो तथा सेबर्ट ने धारावाही आकृतियों के कारण बन जाने वाले चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने का सूत्र बताया। मतलब इन्होंने निकाला, बताया होगा कि कोई धारावाही कुंडली है तो उसके चारों ओर कितना चुंबकीय क्षेत्र बनता है, इसे इस सूत्र द्वारा ज्ञात कर सकते हैं।
किसी धारावाही परिणालिका के कारण कितना चुंबकीय क्षेत्र बनता है उसको भी निकाल सकते हो, इसको भी निकाल सकते हो। और उससे कहा गया बायो सेवर्ट का नियम। तो एक बात तो दिमाग में धर लो कि बायो सेवर्ट का नियम क्या है। बायो सेवर्ट का नियम किसी धारावाही आकृति के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बताने वाला नियम है। अब आप समझ गए कि बायो सेवर्ट का नियम कई सारा होगा। क्यों? बायो सेवर्ट का नियम इसके कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता बताने का अलग नियम होगा, इसके कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता बताने का अलग नियम होगा, इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता बताने का अलग नियम होगा, और इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता बताने का अलग नियम होगा। देयर आर सो मेनी नियम ऑफ बायो सेवर्ट, लेकिन सारे नियम में केवल क्या निकाला जाता है? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो धारावाही सीधा चालक तार, धारावाही कुंडली नुमा चालक तार, धारावाही परिचारिका, धारावाही टोरॉयड में धारा बहने के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, और इस चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान बायो तथा सेवर्ट के नियम द्वारा ज्ञात हो जाता है। तो बायो तथा सेवर्ट के नियम अब आपको एक एक बताने चल रहा हूँ कि बायो तथा सेवर्ट के नियम द्वारा चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता अलग अलग आकृतियों के लिए कैसे निकाली जाती है। लेकिन बच्चों यहीं पर सोच लीजिए एक काम की बात, बायो तथा सेवर्ट का नियम किसके लिए है? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए। ठीक है, और अलग अलग आकृतियों के द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता अलग अलग आती है, तो बायो तथा सेवर्ट नियम अलग अलग भी है। लेकिन सबसे पहले देवेश जी सोते हुए सबसे पहले बायो तथा सेवर्ट का जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का नियम था वो कोई धारावाही चालक तार के किसी छोटे टुकड़े के कारण निकाला गया था। तो किसी धारावाही चालक तार के किसी अल्पांश के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता सबसे पहले बायो तथा सेवर्ट ने निकाला था। तो अगर कभी कहे कि बायो तथा सेवर्ट नियम क्या है समझाओ 3 नंबर में, तो जान लो कि आपको जब नाम नहीं ले रहा है आकृति का, तो जो सबसे पहले उन्होंने मेन नियम दिया था वही आपको बताना है। माने बायो तथा सेवर्ट नियम द्वारा धारावाही चालक तार के अल्पांश के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता वो शॉर्टकट में पूछ रहा है। और अगर जो है नाम नहीं देगा तो ये वाला निकालोगे, अन्यथा वो नाम देगा। नाम कैसे देगा? कहेगा किसी धारावाही कुंडली के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का बायो सेवर्ट नियम बताओ, या क्या कहेगा किसी धारावाही परिणालिका के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का बायो तथा सेवर्ट नियम बताओ। नाम बोलेगा आकृति का, और जब नाम बोलेगा तो फिर वही वाला दोगे जिसका नाम बोला है, और नाम नहीं बोलेगा तो अल्पांश वाला दोगे। ठीक है, मेन नियम अल्पांश वाला है। अल्पांश वाला 10th में भी पढ़े हो, लेकिन यहाँ अलग तरीके से। और बेटा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बताने के लिए जरा ध्यान दीजिएगा सभी लोग, हमारी किताब में 2 प्रकार के नियम अब पढ़े जाते हैं। 2017 तक नहीं था, 2017 के बाद आ गया है। 2017 तक बायो तथा सेवर्ट नियम ही पढ़ा जाता था चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने का। 2017 के बाद एम्पियर जो थे उन्होंने एम्पियर का परिपथी नियम, जैसे गॉस थ्योरम पढ़े हो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताने का, तो वैसे ही एम्पियर का परिपथी नियम गॉस नियम की ही तरह है, उसके द्वारा चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता बताने का नियम पढ़ा जाता है। और परिपथी नियम में भी अलग अलग आकृतियों के लिए चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता बताने का नियम पढ़ना है। अब आप समझ गए 10 नियम हो गया, नहीं हो गया 10? देखो बता रहा हूँ, बायो तथा सेवर्ट के नियम द्वारा इसके कारण इसके कारण इसके कारण इसके कारण कुल 4-5 आकृति है के कारण चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता निकालने का 4-5 नियम ये हो गया, और 4-5 एम्पियर वाला हो जाएगा। सभी आकृतियों का चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता निकालने का एम्पियर परिपथी नियम नहीं रहेगा, तो 8-10 नियम हो जाएगा कि नहीं। और उसके बाद 3-4 नियम और भी हैं। तो बच्चों ये चैप्टर नियमों का भंडार, सिद्धांतों का भंडार, डेरिवेशन का भंडार है। तो लेंथी चैप्टर है और इस चैप्टर को पढ़ने थोड़ा समय। बायो तथा सेवर्ट नियम, हमने बताया बेटा कि बायो तथा सेवर्ट नियम किसके लिए है? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए। कोई भी धारावाही आकृति हो उसके कारण कितना चुंबकीय क्षेत्र बनता है यही हम लोग ज्ञात करते हैं, और किस नियम द्वारा? बायो तथा सेवर्ट नियम द्वारा। तो ध्यान दो जरा, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता प्राप्त करते हैं।
बायो तथा सेबर्ट नियम द्वारा क्या ज्ञात करते हैं? और अभी आप देखोगे बेटा बड़ा इंटरेस्टिंग डेरिवेशन हैं, सब डेरिवेशन है लेकिन बहुत ही सरल, इस तरह डेरिवेशन आपने कभी नहीं किया होगा। सबसे पहला और जो मेन है, इम्पोर्टेंट है, किसी धारावाही, मतलब धारा बह रही है, चालक तार के किसी अल्पांश के कारण, गौर समझिएगा, उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, किसी धारावाही चालक तार के किसी अल्पांश के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। बहुत ही मजेदार रीडिंग है। यहां देखिए, अगर ये बेटा कोई एक चालक तार हो, अब अगर इसमें धारा बह रही हो आई, तो इसका मतलब एक ऐसा चालक तार हो गया, धारावाही चालक तार। इसका कोई एक छोटा टुकड़ा ले लो, छोटा टुकड़ा एम, धारा जो इसमें बह रही है अल्पांश में भी बह रही होगी, सुहाना कोई दिक्कत। इस अल्पांश छोटे टुकड़े की कुछ ना कुछ लंबाई होगी, मान लेते हैं लंबाई है डेल्टा एल। अल्पांश से कुछ दूरी पर, मान लेते हैं अल्पांश से आर दूरी पर एक बिंदु यस है, यहीं पर चुंबकीय क्षेत्र की तरफ कितना बनी है मालूम करना है। फिर से देखो, ये कोई एक धारावाही सीधा चालक तार है, इसका ये कोई एक अल्पांश छोटा टुकड़ा है एम एन, कितने लंबाई का, इस तार से आर दूरी पर और थीटा दिशा में यहाँ स्थान यस पर अगर चुंबकीय क्षेत्र बी उत्पन्न हो तो इसे ही प्राप्त करना है। तो बायो तथा सेबर्ट ने बहुत सारा प्रयोग किया और ये पाया कि किसी अल्पांश, किसी धारावाही चालक तार के अल्पांश के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र अल्पांश में बहने वाली धारा के समानुपाती, अल्पांश की लंबाई के समानुपाती, अल्पांश से बिंदु तक की दिशा के साइन के समानुपाती, अल्पांश से बिंदु की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। बने इतनी बातें बताया और ये सारी बातें इकट्ठा कर दो, इसे ही बायो तथा सेबर्ट का नियम कहते हैं। माने प्रयोगों के आधार पर बायो तथा सेबर्ट ने यह बताया कि किसी धारावाही अल्पांश के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता अल्पांश में बहने वाली धारा के समानुपाती, अल्पांश की लंबाई के समानुपाती, अल्पांश से साइन की दिशा के समानुपाती और अल्पांश से बिंदु तक की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। इकट्ठा कर दो, डेल्टा बी समानुपाती, इकट्ठा कर दो, आई डेल्टा एल साइन थीटा अपान स्क्वायर। और प्यारे बच्चों, समानुपाती चिन्ह हटाया जाता है, कोई नियतांक, तो डेल्टा बी बराबर, यहाँ पर नियतांक यूज हुआ, इन्होंने यूज किया था म्यू नॉट अपान 4 पाई। जैसे विद्युत वाले में आपने 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो ऐसे यहाँ म्यू नॉट अपान 4 पाई यूज हुआ है, आई डेल्टा एल साइन थीटा अपान आर स्क्वायर। ये जो है अल्पांश के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जानने का सूत्र है बायो तथा सेबर्ट का। यहाँ म्यू नॉट निर्वात की चुंबकशीलता कहलाती है, जैसे वहां वैद्युतशीलता है, और ये सूत्र है और ये इस तरह से जो है बायो तथा सेबर्ट नियम का डेरिवेशन। तो बायो तथा सेबर्ट नियम ऐसा नियम है जिसके द्वारा हम लोग किसी भी धारावाही आकृति के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता ज्ञात करेंगे। आप सभी को जानकर हर्ष होगा कि हमने बताया है बायो सेबर्ट नियम के द्वारा चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता ज्ञात की जाती है। और ये बेटा ये जो भी नियम है इसे स्टेप टू स्टेप याद रखना है। हम लोग 5-6 आकृतियों के कारण बायो तथा सेबर्ट नियम से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता पढ़ेंगे। जैसे बेटा बायो तथा सेबर्ट नियम द्वारा किसी धारावाही चालक तार के किसी अल्पांश के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। फिर पढ़ेंगे बायो तथा सेबर्ट नियम द्वारा किसी सीधे धारावाही चालक तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। फिर पढ़ेंगे बायो तथा सेबर्ट नियम द्वारा किसी धारावाही वृत्ताकार कुंडली के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता।
फिर पढ़ेंगे बायो तथा साइबर्ट नियम द्वारा अनंत लंबाई के सीधे चालक तार, फिर जो है परिमित लंबाई के सीधे चालक तार, फिर जो है पढ़ेंगे धारावाही परिनालिका, फिर धारावाही कुंडली। इन सभी आकृतियों के कारण बायो तथा साइबर्ट नियम से चुंबकीय क्षेत्र और सबके लिए अलग अलग सूत्र बनेंगे, आप रखते जाएंगे। तो यहाँ देखिए जरा, सभी लोग कल हालांकि हम इसको समझाए थे लेकिन आज फिर बता दे रहे हैं, ध्यान से देखिए जरा और समझने प्रयास करिए। बायो तथा साइबर्ट नियम द्वारा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात की जाती है। तो अब यहाँ पर सबसे पहली आकृति है कि बायो तथा साइबर्ट नियम द्वारा किसी धारावाही चालक तार के किसी अल्पांश के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो यहाँ बच्चों, अगर हम ये आपके सामने एक सीधा चालक तार रखें, कोई दिक्कत किसी को, सीधा चालक तार में रोहन सोनी अगर धारा आई प्रवाहित हो तो हम इसे धारावाही सीधा चालक तार कहेंगे। और धारावाही सीधा चालक तार का कहीं कोई एक छोटा टुकड़ा ले लीजिए यमयन, तो ये धारावाही चालक तार का एक अल्पांश हो गया और धारा इसमें भी बह रही है, तो ये जो है धारावाही चालक तार का अल्पांश होगा। इस अल्पांश के कारण कितना चुंबकीय क्षेत्र बनेगा, चूंकि आप पढ़ चुके हो अरस्टेड का प्रयोग, अरस्टेड की कहानी हमने आपको बताया कि अरस्टेड ने बताया था कि अगर किसी सीधे चालक तार या कुंडली नुमा चालक तार या परिनालिका में धारा बहती है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त हो जाता है। और यह जो चुंबकीय क्षेत्र बनता है या प्राप्त होता है, इसका मान बहने वाली धारा पर निर्भर करता है। धारा को घटाते बढ़ाते रहने पर चुंबकीय क्षेत्र घटने बढ़ने लगता है और धारा का मान या दिशा बदलने पर चुंबकीय क्षेत्र की भी दिशा बदल जाती है। तो ऐसा ही हम आपको समझाए हुए थे। अब यहाँ धारावाही चालक तार के किसी अल्पांश के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, देखो बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने इंपॉर्टेंट इसको लिख भी दिया है। तो इधर देखिए बोर्ड पर, ये कोई एक सीधा चालक तार है और इस तार में धारा आई बह रही है, इसका मतलब ये धारावाही चालक तार हुआ। इसका कोई एक अल्पांश, कल्पना कर रहे हैं ये यमयन, और इसका जो है लंबाई मान लेते हैं डेल्टा एल है। इस अल्पांश की लंबाई सपोज कर लिए कि डेल्टा एल लंबाई है इस अल्पांश की। तो यहाँ अल्पांश की लंबाई कितना मान लिए बच्चों, डेल्टा एल। अल्पांश की लंबाई यहाँ से यहाँ तक डेल्टा एल। और अब ये जो अल्पांश है डेल्टा एल लंबाई का, इसमें धारा भी बह रही है, तो इसके कारण चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र बनेगा। मान लिए अल्पांश से आर दूरी पर, ये अल्पांश से आर दूरी पर कहीं कोई बिंदु है और इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा बी बना है और इस क्षेत्र की अल्पांश से दिशा थीटा है। तो बायो तथा साइबर्ट ने बहुत सारा प्रयोग किया और प्रयोग करने के बाद ये निष्कर्ष के रूप में प्राप्त किया कि किसी धारावाही चालक तार के किसी अल्पांश के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता चालक तार में बहने वाली धारा पर निर्भर करता है, बहने वाली धारा के समानुपाती होता है और अल्पांश की लंबाई के समानुपाती होता है। माने अल्पांश छोटा है तो चुंबकीय क्षेत्र कम बनेगा, अल्पांश बड़ा है तो चुंबकीय क्षेत्र अधिक बनेगा। साथ ही साथ अल्पांश से बिंदु तक की दिशा के साइन के समानुपाती, अल्पांश से बिंदु तक की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रम अनुपाती होता है। ये बायो तथा साइबर्ट ने प्रयोग के आधार पर प्राप्त किया। इसे ही बायो तथा साइबर्ट का नियम कहते हैं। तो बायो तथा साइबर्ट का नियम यही चार है। बोलोगे कि बायो तथा साइबर्ट नियम के अनुसार किसी धारावाही चालक तार के अल्पांश के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता अल्पांश में बहने वाली धारा के समानुपाती, अल्पांश की लंबाई के समानुपाती, अल्पांश से बिंदु तक की दिशा के साइन के समानुपाती, अल्पांश से बिंदु की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। यही जो है बायो तथा साइबर्ट का नियम है। और इन सबको जब इकट्ठा कर देंगे
तो डेल्टा बी प्रोपोर्शनल आई डेल्टा एल साइन थीटा अपान आर स्क्वायर, जब जो है सब इकट्ठा कर दिए। और प्यारे बच्चों डेल्टा बी समानुपाती चिन्ह हटाएंगे तो बराबर और नियतांक यूज होता है, क्योंकि उन्होंने प्रयोग किया था अपने आधार पर नियतांक शामिल किया। जैसे विद्युत वाले चैप्टर में हम लोग हर केस में नियतांक 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट यूज करते हैं, वैसे यहाँ इस केस में नियतांक हम लोग म्यू नॉट अपान 4 पाई यूज करते हैं। और ये नियतांक म्यू नॉट अपान 4 पाई इस तरह से। अब ये आई डेल्टा एल साइन थीटा अपान आर स्क्वायर ये फार्मूला बन गया बायो तथा सेबर्ट नियम द्वारा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने का। यहाँ पर जो है म्यू नॉट अपान 4 पाई की वैल्यू होती है 10⁻⁻7। वहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान हम लोग लिखते थे 9 × 10⁹। बच्चों यहाँ म्यू नॉट हर जगह यूज होगा। इसे कहा जाता है निर्वात की चुंबकशीलता, निर्वात की चुंबकशीलता। और इसको याद रखोगे कि म्यू नॉट का मान 4 पाई पूरे 10⁻⁻7 होता है। तो ये जो है इतना लिख दोगे तो 5 नंबर पा जाओगे। ये 5 नंबर का आपका टॉपिक है बायो तथा सेबर्ट नियम द्वारा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने का। एक बार हम फिर से बता दे रहे हैं, सभी लोग ध्यान से सुन लीजिए। बायो तथा सेबर्ट के नियम द्वारा किसी धारावाही चालक तार या अल्पांश या कुंडली इनके कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता प्राप्त की जाती है। अब यहाँ सबसे पहली हेडिंग जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने की बायो तथा सेबर्ट के नियम की है, वो किसी धारावाही चालक तार के किसी अल्पांश के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने की है। याद भी रखना है हमेशा के लिए, किसी धारावाही चालक तार के किसी अल्पांश छोटे टुकड़े के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने का बायो तथा सेबर्ट नियम। हमने आपको समझाया कि मान लेते हैं कोई एक सीधा चालक तार है जिसमें धारा आई बह रही है, इसका मतलब ये धारावाही चालक तार है। यह भी बताया कि इस धारावाही चालक तार का एक टुकड़ा यमयन ले लिए डेल्टा एल लंबाई का, यही जो यमयन है यही अल्पांश है जिसमें धारा आई बह रही है। अल्पांश की लंबाई डेल्टा एल है। मान लेते हैं अल्पांश से आर दूरी पर कहीं कोई एक बिंदु है, मान लो यहाँ पर बिंदु P है। इसी बिंदु P पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो कि अगर डेल्टा बी हो तो निकालनी है। क्योंकि बायो और सेबर्ट ने बहुत सारा इस आकृति के कारण उत्पन्न होने वाले चुंबकीय क्षेत्र के लिए प्रयोग किया। प्रयोग के बाद उन्हें पता लगी निष्कर्ष के रूप में 4 बातें, और वो चारों बातें हमने बोर्ड पर लिखा कि बायो तथा सेबर्ट ने ये प्राप्त किया किसी धारावाही चालक तार के किसी अल्पांश के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अल्पांश में प्रवाहित धारा के समानुपाती। पहली बात, अल्पांश की लंबाई के समानुपाती। दूसरी बात, अल्पांश से बिंदु तक की दिशा के साइन के समानुपाती। तीसरी बात, और चौथी बात बच्चों जैसा कि आप जान रहे हो, अल्पांश से बिंदु तक की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रम अनुपाती। ये बायो तथा सेबर्ट की बातें थी, 4 बातें। इनको सुस्पी जी इकट्ठा कर लो तो डेल्टा बी प्रोपोर्शनल आई डेल्टा एल साइन थीटा बटे आर स्क्वायर। प्रोपोर्शनल सिंबल हटाया जाए तो बराबर म्यू नॉट अपान 4 पाई नियतांक के रूप में यूज हो जाता है। और आज से जीवन भर के लिए हम लोग याद कर लेंगे बायो तथा सेबर्ट नियम द्वारा किसी धारावाही चालक तार के किसी अल्पांश के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता म्यू नॉट अपान 4 पाई आई डेल्टा एल साइन थीटा बटे आर स्क्वायर होती है। म्यू नॉट यहाँ पर क्या है, इसकी वैल्यू 4 पाई × 10⁻⁷ निर्वात की चुंबकशीलता है। तो ये आपने पढ़ा धारावाही चालक तार के किसी अल्पांश के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। अब बच्चों अनंत लंबाई या अनंत विस्तार के धारावाही चालक तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, कोई एक तार है, कितना विस्तार का है बच्चों, अनंत,
माने लंबाई उसकी अनिश्चित है, और वो धारावाही है, उसमें धारा बह रही है। उसके कारण बायो और साइबर्ट ने क्या नियम निकाला चुंबकीय क्षेत्र का। तो यहाँ देखिए, मान लेते हैं ये कोई एक सीधा चालक तार है, अगर इसके नाम न लिखे M P Q, तो इसका मतलब ये अपरिमित लंबाई, अनंत लंबाई का है। अनंत लंबाई का एक चालक तार है जिसमें धारा I बह रही है। इस तार से R दूरी पर कहीं कोई एक बिंदु P है और वहां चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता P है, इसे ही निकालना है। तो बायो तथा साइबर्ट ने यह पाया कि अनंत विस्तार के किसी सीधे धारावाही चालक तार से R दूरी पर स्थित बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता चालक तार में बहने वाली धारा के समानुपाती। इन्होंने तमाम प्रयोग किया था, उसी के आधार पर निष्कर्ष दे रहे हैं। और अल्पांश से बिंदु तक की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। इकट्ठा कर दोगे तो B प्रोपोर्शनल I/R, और यहाँ नियतांक यूज हुआ है μ0/2π, तो μ0/2π I/R, ये डेरिवेशन हो गया, सूत्र हो गया। यदि तार में N फेरे हो, तार में माने तार N ना लपेटा हो, तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B बराबर μ0/2π N/I/R हो जाएगा। बस ये इतना, देखो छोटा सा नियम है, छोटा सा डेरिवेशन है, एक दो बार लगा करके प्रैक्टिस कर लोगे, याद हो जाएगा। किसी अनंत विस्तार के सीधे चालक तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता बायो और साइबर्ट ने प्रयोग के आधार पर प्राप्त किया कि उस चालक तार में बहने वाली धारा के समानुपाती, अल्पांश उस तार से बिंदु तक की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती, माने I/R प्रोपोर्शनल में, और यहाँ नियतांक इन्होंने क्या यूज किया μ0/2π, और अगर N फेरे हैं तो μ0/2π N/I/R, ये डेरिवेशन हो गया। सरल सा है, कठिन नहीं। बायो तथा साइबर्ट नियम द्वारा धारावाही वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर, कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। प्यारे बच्चों, हेडिंग फिर से देख लीजिए, धारावाही वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। धारावाही वृत्ताकार कुंडली के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की दो हेडिंग है, एक केंद्र पर है जो आपके सामने है। तो यहां मान लेते हैं कोई एक तार, इस तरह से सभी लोग देखो, कोई एक तार ऐसे वृत्त के आकार में मुड़ा हुआ है, और इस जो है वृत्त के आकार में मुड़े हुए तार का केंद्र O है, और इसकी जो त्रिज्या मान लेते हैं R है। चित्र दिखाई दिया। और इस वृत्ताकार कुंडली में I धारा प्रवाहित हो रही है, इसलिए यह जो है धारावाही वृत्ताकार कुंडली में, समझ आया? तो धारावाही वृत्ताकार कुंडली है, इसी कारण केंद्र पर कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा पता लगाना है। बड़ा सिंपल तरीके से पता लगाएंगे। ये मान लेंगे जो वृत्ताकार कुंडली है, इसका एक कोई टुकड़ा Mn डेल्टा L लंबाई का है, मान लेते हैं कोई एक टुकड़ा Mn कितने लंबाई का है, तो ये धारावाही अल्पांश हुआ कि नहीं, इसके कारण केंद्र पर कितना चुंबकीय क्षेत्र लग रहा है ये पता कर लें। इस कुंडली के टुकड़े के कारण केंद्र पर कितना चुंबकीय क्षेत्र लग रहा है पता कर लें। तो ऐसे अगर यहाँ माना वृत्ताकार, बोर्ड पर देखिए, धारावाही कुंडली का एक अल्पांश माने छोटा टुकड़ा क्या है, नाम पढ़ो, Mn है, डेल्टा लंबाई का। इसके कारण केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र बनेगा,
अल्पांश यमयन, कोई बोलेगा नहीं, के कारण अगर हम पता करना चाहें केंद्र पर बना चुंबकीय क्षेत्र, तो चूंकि विशेष यादव ये अल्पांश है, इसका मतलब अल्प चुंबकीय क्षेत्र बनाएगा डेल्टा बी। बायो तथा साइबर्ट नियम अभी अभी थोड़ी देर पहले आपने पढ़ा कि किसी अल्पांश के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता डेल्टा बी म्यू नॉट अपान 4 पाई, अभी थोड़ी देर पहले हमने लिखा था आई डेल्टा एल साइन थीटा बटे आर स्क्वायर। थीटा यहां देखो जरा, अल्पांश से केंद्र तक के बीच की दिशा। आप बेटा मैथ में पढ़ते हो कि वृत्त में परिधि के किसी बिंदु को मिलाने वाली केंद्र से जो रेखा होती है वो वृत्त की स्पर्श रेखा होती है, और स्पर्श बिंदु पर बना कोण 90 अंश, माने ये कोण 90 अंश होता है। तो यहाँ क्या लिख देंगे बेटा, तो डेल्टा बी बराबर उसमें जी म्यू नॉट अपान 4 पाई आई डेल्टा एल अपान आर स्क्वायर। कोई दिक्कत? थोड़ा सा दिमाग लगाइए, ये जो पूरा धारावाही वृत्ताकार कुंडली है, ये इसका कोई एक अल्पांश इतना चुंबकीय क्षेत्र बना रहा है। ये पूरी वृत्ताकार कुंडली ऐसे ही कई छोटे छोटे अल्पांशों से मिलकर बनी होगी कि नहीं, और हर अल्पांश ऐसे चुंबकीय क्षेत्र बना रहा होगा। तो संपूर्ण वृत्ताकार कुंडली के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र निकाले अगर, तो जितने अल्पांशों ने चुंबकीय क्षेत्र बनाया है सबको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, माने सिग्मा ऑफ डेल्टा बी। एक अल्पांश ये है, ऐसे एक अल्पांश यहाँ होगा, एक अल्पांश यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, ऐसे कई सारे अल्पांश होंगे ना, और हर अल्पांश ऐसे ही चुंबकीय क्षेत्र बनाएगा कि नहीं। सारे अल्पांशों चुंबकीय क्षेत्र जोड़ दें तो टोटल चुंबकीय क्षेत्र आ जाएगा कि नहीं। तो वही सिग्मा ऑफ डेल्टा बी, सिग्मा का मतलब सभी का जोड़, डेल्टा बी का मान रखो म्यू नॉट अपान 4 पाई आई अपान आर स्क्वायर सिग्मा डेल्टा है, क्योंकि ये सब कांस्टेंट है, बाहर आ गए। अब आप देखो जरा सुषमा जी, म्यू नॉट अपान 4 पाई आई अपान आर स्क्वायर गुणे सिग्मा डेल्टा एल। डेल्टा एल अगर सारे जोड़ दोगे तो पूरी परिधि बन जाएगी कि नहीं। तो यहाँ सिग्मा डेल्टा एल को क्या लिख सकते हैं, 2 पाई से ये 2 बार गया, आर से ये स्क्वायर कट गया, तो बी बराबर आ गया म्यू नॉट अपान 2 आई अपान आर, और यही डेरिवेशन हो गया। अगर इस वृत्ताकार कुंडली में यन फेरे हो तो यहाँ यन और आ जाएगा, म्यू नॉट यन आई अपान 2 आर डेरिवेशन हो जाएगा।